अब चलो नहीं गिरेगा, अब नहीं हिलेगा, इसको कोई है ही नहीं। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन को डीपली समझ लिया। तुम लोगों को डाउट है क्या? नहीं ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर जो तीन आता है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट के मदद से क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। फोटोलाइटिक जो सनलाइट या लाइट की मदद से क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन को। और जो तीसरा है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस जो कंपाउंड होता है उसको तोड़ करके दो एलिमेंट या दो कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज, देखो नाम से समझो, रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज का मतलब, ध्यान देना, हमेशा याद रखना कि सीरीज का मतलब होता है, जैसे अभी हम लोग साइंस में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है, जो चैन होता है वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो आता है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, है ना। एक नॉर्मल भाषा में यही बोल सकते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के साथ देखे थे, एक रेजिस्टेंस खत्म हुआ कि दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा स्टार्ट हो गया, तो ये सीरीज है ना। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी, है ना। तो इसका मतलब हम लोग को समझना है, रिएक्टिव। अब रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे इंसान, है ना, तुम लोग का ही जो बहुत सारा दोस्त होगा, कोई दोस्त ऐसा होगा ना जो बहुत जल्दी पिनक जाता होगा, है ना। थोड़ा सा चिढ़ा दो, वो इतना ज्यादा पिनक जाएगा कि तुमसे बात नहीं करेगा, लड़ाई कर लेगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन कोई कोई ऐसा भी दोस्त होता है एकदम ढीठ जैसा, उसको कितना भी मजाक कर दो, कितना भी चिढ़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या टेंशन। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्त में ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, है ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, है ना। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे इंसानों में अलग अलग तरह के लोग हैं, जो बहुत जल्दी कोई रिएक्ट कर जाता है, तुम उसको डांट, मतलब कुछ बोल रहे हो, बैठा हुआ है सुन रहा है, सुन रहा है ना। कोई ऐसा पर्सन है जिसको तुम एक बार बोले बस वो रिएक्ट कर गया। कोई ऐसा पर्सन है जिसको बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और जनरली साइंस क्या बोलता है, जनरली साइंस बोलता है कि जो थोड़े मोटे लोग होते हैं ना, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, और जो जितने पतले होते हैं ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा साइंस नॉर्मल बोलता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं है, कहीं उल्टा भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो जिस तरीके से इंसानों में अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिव वे दिखाता है। अब जैसे यहीं पे बैठे हुए हैं, है ना, अब यहीं पे बैठे हुए हैं तो कोई बहुत जल्दी गुस्सा करता होगा और कोई बहुत लेट में गुस्सा करता होगा। अब यहां तो पूछेंगे तो सब बोलेगा नहीं हम गुस्सा नहीं करते। ये कब पता चलेगा? ये आपके घर जाने से पता चलेगा, आपके मम्मी पापा से पता चलेगा कि आप लोग कितना जल्दी गुस्सा करते हैं या गुस्सा नहीं करते, है ना। ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि सब लोग, देखो गुस्सा सब करते हैं, लेकिन कितना जल्दी करते हैं किसी बात पे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। समझ में आया? तो जिस तरीके से इंसान बहुत जल्दी गुस्सा यानी किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट तुरंत किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और कुछ एलिमेंट टाइम लगता है उसको क्या करने में, रिएक्ट होने में। तो मैं अभी उसी का सीरीज लिखूंगा, है ना।
मैं उसी का सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। देखो मैंने कुछ रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है, ठीक है। मैंने कुछ रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है ना। अब ये ध्यान देना कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हूं ना मैं, ये क्या है, ये है हाई टू लो। ये एरो ध्यान देना, ये हाई रिएक्टिव सीरीज से, ठीक है, लो रिएक्टिविटी सीरीज भी LOW, ठीक है, लो रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ गया है, ठीक है, हाई से लो की तरफ गया है, ठीक है। जैसे ध्यान देना पोटाशियम, पोटाशियम एक ऐसा एलिमेंट है ना जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। अब कितना जल्दी रिएक्ट करता है वो समझ लो। अगर पोटाशियम एयर के कांटेक्ट में आ गया ना, एयर के कांटेक्ट, तो आग लग जाएगा। सोचो कितना ज्यादा रिएक्टिव है कि सिर्फ हवा के, अभी हम उसमें और कुछ, ये कैसा वीडियो है। तो ध्यान देना पोटासियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसे है ये तुम लोग को पता चल गया। साथ ही साथ सोडियम भी, सोडियम भी देखोगे अगर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं ना, तो इसको तुरंत हम लोग क्या करते हैं, किसी कंटेनर या किसी केरोसिन के अंदर रख देते हैं। पोटासियम और सोडियम दोनों को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन क्या है, तेल है, और तेल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए इन दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। ऐसे जगह रखा जाता है जहां पर एयर का कांटेक्ट ना हो, क्योंकि अगर एयर का कांटेक्ट हो गया, अगर एयर का कांटेक्ट हो गया तो क्या लग जाएगा, इन दोनों में आग लग जाएगा। तो अगर पोटासियम और सोडियम इन दोनों की बात करें तो सोडियम से ज्यादा पोटासियम, एक नॉर्मल भाषा तुम लोग के समझने वाले भाषा समझ लो कि पिंकू लाल है, बहुत ज्यादा पिनक जाता है, तुरंत पिनक जाता है, समझ, हाँ थोड़ा थोड़ा बात पिनक जाता है। सेकंड नंबर पे कौन पिनकता है, सोडियम, समझ में आ रही बात। हाँ, उसके बाद देखो लिखा हुआ कैल्शियम, है ना। उसके बाद किसके बाद बारी आती है, कैल्शियम की। उसके बाद आता है बारी किसका, एल्यूमिनियम, सॉरी सॉरी मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। Hg देखो किसका है, Hg है मरकरी का, ठीक है, Hg किसका है, मरकरी का। Ag किसका है, सिल्वर का, ठीक है, Au किसका है, गोल्ड का, और Pt किसका है, प्लैटिनम का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक रोल और इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, बेसिक और इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स लगभग लगभग आपके एनसीईआरटी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज में काम करते हैं। समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन ये भी उठता है सर इतना से काम हो जाएगा कि और भी कुछ है, तो देखो इतना से लगभग काम हो जाता है, मतलब कितना परसेंट, 80 से लेकर 75% काम हो जाता है। 20% क्या होता है, बीच बीच में एक दो और भी एलिमेंट हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर जब ऐसी बात है तो आप वो वाला क्यों नहीं लिखवा दिए, तो वो वाला इसलिए नहीं लिखवाया ना क्योंकि ये वाला जो लिखवाया गया है ना, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है ना, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इजी वे टू लर्न, है ना, इजी वे टू लर्न है, इसलिए ये चीज बताया गया। अगर ये याद हो जाएगा ना, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इंसर्ट करवा दूंगा कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो देखो अब इजी तरीका कैसे है इसको याद करने का, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे याद करना है कि फॉर कालू नाथ का माली, ध्यान देना, कालूनाथ किसी घर में
मालिक है ना, उसका एक माली है ना, माली मतलब जो जो बगान को संभालता है, ठीक है। तो कालू नाथ का माली आलू को, है ना, जो आलू है, आलू को जरा फीका पकाता है। फीका पकाता है इसका मतलब जब आलू का जो भी सब्जी बनाता है उसमें नमक बहुत कम डालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कालू नाथ का माली है ना, वो आलू को जरा फीका पकाता है ना। यहां तक आ गए ना हम लोग, है ना। अब देखो, अब यहां से देखना, यहां से, ठीक है, यहां से देखना, हरी कुर्सी मेज से गिर पड़ी। अब देखो कुछ बच्चे क्या हैं, हरी कुर्सी, ये देखो एक कुर्सी हरी है, अब ये मेज से गिर पड़ी, है ना, तो यहां से भी हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं ना तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये क्या है, पोटासियम, ये क्या है, अरे सोडियम, ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ध्यान देना, देखो कैसे याद करना है। याद करने के लिए देखो क्या हुआ, कहीं कहीं इसका नाम से यूज किया गया है और कहीं कहीं यहीं से लिया गया है ना। तो मैं एक बार यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, कालू नाथ का, ठीक है, का माली आलू, ठीक है, आलू, यहां को लिख रहे हैं हिंदी वाला को, ठीक है, इसलिए जहां जहां हिंदी का ज्यादा जरूरत हो रहा है वहां हम वो लिख दे रहे हैं, आलू को जरा फीका पकाता है। अब यहीं से नया स्टार्ट होता है, क्या, हरी, ठीक है, ये हरी लिख रहे हैं, हैरी मत समझ लेना, ठीक है, हरी। अब यहां पर ध्यान दो, सीयू का मतलब क्या हो गया, कुर्सी, ठीक है, हरी कुर्सी। अब यहां पर देखना, ये एच जी यहां से नहीं लिए हैं, यहां से लिए हैं, एम से, मरकरी से लिए हैं, हरी कुर्सी मेज, मेज, ठीक है, ठीक है, मेज। फिर से, सिल्वर से क्या ले लिया हम लोग, से, ठीक है, गोल्ड से क्या ले लिए, गिर, है ना, और प्लैटिनम से पीटी हो गया पड़ी, पड़ी। समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो देखो किसका कौन सा लिया गया है ये तुम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है, किसका क्या लिया गया है। जहां अंडरलाइन किया है ना वो लिया गया है, ठीक है, मतलब वो वाला वर्ड लिया गया है और बनाया गया है। अच्छा, अगर ये बात आपको ऐसे भी याद हो जाता है ना, बिना निनोमिन से आपको याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। असलियत मुद्दा है आपको याद करवाना, कि आपको याद हो जाए, ठीक है। रौनक,
बताओ, इसको पढ़ कर दिखाओ। हाँ। जो भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है। ठीक, तुम पढ़ो जी इमरान। ठीक, तो अब इसको लिख रहे थे बुक में है, बुक देख। दरअक्षर इसको याद करने का कुछ इजी तरीका है तो बताओ, बोलो। कौन सी कुर्सी है? कौन सी कुर्सी है? कलर बताओ। हरी कुर्सी। गिर पड़ी, ठीक है। मतलब जो हरी कुर्सी थी वो मेज के ऊपर रखी हुई थी और वो गिर पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना? सब्जी भी गिरा सकते हो, याद करने के लिए कुछ भी करना है। समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ देखो, ये जो कालूनाथ है ना, कालूनाथ थोड़ा कंजूस टाइप का इंसान है। वो एक ही लेबर को रखा है जो अपने घर में माली का भी काम करवाता है और क्या बोलते हैं किचन का भी काम करवाता है। समझ में आया? दोनों का काम करवा रहा है, एक तीर से दो निशाना है। और हरी दोनों आएगा, एक ऊपर से आ रहे हैं तो है पे आ जाएंगे, अब फिर हरी कुर्सी से स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो ये याद करने का सिर्फ तरीका दिया गया है, समझ में आया? ये याद करने का तरीका दिया गया है, ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे ही होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया? अपने याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया? बस मुद्दा ये है कि आपको एकदम लाइन वाइज याद रखना है, एक भी जिंक को आयरन के ऊपर मत कर देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, उससे कम रिएक्टिव कार्बन, उससे कम रिएक्टिव जिंक, उससे कम रिएक्टिव आयरन, उससे कम रिएक्टिव लेड, उससे कम रिएक्टिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कॉपर, कॉपर से कम रिएक्टिव मरकरी, मरकरी से कम रिएक्टिव सिल्वर, सिल्वर से कम रिएक्टिव गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव। हाँ, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होते हैं और सबसे लेस रिएक्टिव ये होते हैं, है ना। ये लोग बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, कितना भी इनमें मेटल में किसी भी तरह से हम लोग रिएक्शन कर दें तो बहुत जल्दी इनमें रिएक्शन नहीं दिखता, दिखता है लेकिन बहुत कम। समझ में आया? जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, प्लैटिनम की बात करूं, तो ये सब ना ऑर्नामेंट्स, जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो लोग क्या करते हैं ऑर्नामेंट्स में इसको यूज करती हैं, आभूषण जिसको बोलते हैं, गले का, कान का, या अलग अलग जगह पे। तो हमेशा वो देखो एयर के कांटेक्ट में आती हैं, है ना। जो स्वेट होता है, स्वेट, है ना,
वो हमेशा क्या होता है कि किसके कांटेक्ट में आती हैं, स्वेट यानी पानी के कांटेक्ट में आती हैं, एयर के कांटेक्ट में आती हैं, है ना। तो वो जो ऑर्नामेंट्स होता है हमेशा किसके किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। हाँ, हो सकता है गोल्ड या सिल्वर उसके ऊपर ना एक परत जम जाता है ना, गंदगी का, है ना, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर उसको साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई नया चीज नहीं बन जाता, है ना, कोई नया चीज नहीं बन जाता। तो ये बात याद रखना है। क्या? कार्बन? कार्बन तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए तो इस चैप्टर, इसका एक चैप्टर बन चुका है। और आगे जाओगे ना, जब एमएससी करोगे तब तुमको पता चलेगा कि कार्बन का एक बुक है। जैसे साइंस का एक बुक होता है, फिजिक्स का एक बुक होता है, कार्बन का एक बुक है। क्या? कार्बन। तुम जिसमें बैठे हो, तुम्हारे शरीर के अंदर जहां देखो वहां कार्बन, हर चीज में कार्बन है। ये बना कार्बन से। जो बहुत लोग पी के टुल हो जाते हैं उसमें कार्बन, गाड़ी में कार्बन, क्या बोलते, चेयर में कार्बन, पेपर में कार्बन, हर जगह कार्बन। कार्बन का तो पूछना है, जैसे ऑक्सीजन है ना, जैसे ऑक्सीजन हर जगह है, वैसे कार्बन भी हर जगह है। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, चैप्टर 4 में है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में ये चैप्टर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज सबको समझ में आ गया, है ना। यानी अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का जिंक से, है ना, तो अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। किसके मुकाबले? जिंक के मुकाबले। लेकिन अगर एल्यूमिनियम को मैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश करूं या पता लगाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? कैल्शियम जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? एल्यूमिनियम से। तो रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया ना। सीरीज का मतलब हमेशा याद रखना कि ये लोग एकदम पेयर में है, किसी को भी तुम आगे पीछे नहीं करोगे, करोगे तो फिर नंबर दिक्कत हो जाएगा, है ना। और रिएक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये बता रहा है सबसे लो रिएक्टिव है। एक और बात याद रखना, क्या है बात? बात ये है, ये याद रखना कि ये जितना बताया गया है ये बेसिक सा बताया गया है, जो आपके एग्जाम तक में बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन एक दो और भी एलिमेंट है ना, जो कि मेरे को इंसर्ट करवाना है ना। तो ये याद हो जाएगा ना, तो मैं एक दो और भी इंसर्ट करवा दूंगा बीच में, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इस तरह का चार्ट कभी नहीं आएगा। इससे रिलेटेड अभी जो पढ़ाऊंगा ना, अब देखो कैसे काम आएगा। ये वाला सबको पता चल गया ना। अब देखो हम लोग थर्ड टाइप का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वो थर्ड टाइप का रिएक्शन पढ़ने के लिए ही ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पढ़ना जरूरी था। अगर नहीं पढ़ते तो काम नहीं होता। देखो कैसे नहीं होगा हम बताते हैं। तो थर्ड तरह का जो रिएक्शन है, यानी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, वो हमारा क्या है? वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन तो सबको पता चल गया। यहां से समझना होगा डिस्प्लेस, है ना। थोड़ा सोच करके देखो, ये डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? जो जहां पर है उसको हटा करके कोई उस जगह पर दूसरा चीज रख देना, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेस। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेस का मतलब होता है कि उसका प्लेस को डिस्टर्ब करना, उसके प्लेस को डिस्टर्ब करना, मतलब वो जहां बैठा या बैठी है उसको हटा करके उसको दूसरी जगह बैठा देना और खुद वहां बैठ जाना। लेकिन सोचो कि क्या आपका भाई किसी कुर्सी पे बैठा है और आप उस जगह पर बैठना चाहते हो, ठीक है। आपका भाई है बड़ा, आप हो छोटे, ठीक है, और उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। क्या आप उसको उस जगह से डिस्प्लेस कर पाओगे? नॉर्मल सोच करके देखो, नहीं। अपने दम पर नहीं ना, अपने दम पर नहीं ना, सहारा लेकर, पापा का, मम्मी का, भाई का, दोस्त का, है ना, अपने दम पे तो नहीं हटा पाएंगे। लेकिन अब सोचो कि उस कुर्सी पे ना आपका छोटा भाई बैठा हुआ है या छोटी बहन बैठी हुई है, छोटा भाई या छोटी बहन बैठी है। नॉर्मल तरीका सोचो। अब ये नहीं कि वो रोने लग गया
या फिर चिल्लाने लग गया, वो मत सोचो। बस ये सोचो कि अगर वो कुर्सी में बैठा है ना, और आपको उस कुर्सी में बैठना है, ठीक है, तो क्या आप उसको हटा सकोगे? जरूर हटा सकोगे, हटा सकोगे ना। एक नॉर्मल सोचो, इथिकल में सोचो, ठीक है ना, टिपिकल सोचो। अब मुद्दा क्या हो रहा है, पहला वाला कंडीशन में आप और आपका बड़ा भाई था, है ना, आप और आपका बड़ा भाई था। इसका मतलब क्या है कि आपका ताकत कम था और आपका भाई का ताकत ज्यादा था, इसलिए आप उसको नहीं हटा पाए, इसलिए आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, आपका जो छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसका ताकत आपके मुकाबले कम था, यानी आपके पास ज्यादा था और आपकी छोटी बहन के पास ताकत कम था, इसलिए आप क्या किए, चला, है ना, उसको पकड़ के खींच के हटा दिए। अब तुम बैठ गए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ताकत ज्यादा था और उसके पास ताकत कम था। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि चींटी हाथी को नहीं हटा सकता, लेकिन हाथी चींटी को हटा सकता है। अगर चींटी किसी कुर्सी पे बैठी है और हाथी चाहता है कि चल हट, मैं यहां बैठूंगा, तो ऐसा हो सकता है ना। बात अलग है, कुर्सी रहे ना रहे वो दूसरी बात है ना, लेकिन हटा तो देगा। अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, अगर हाथी बैठा हुआ है, मस्त फिल्म देख रहा है, चींटी आता है, चल हट, वो लगा कैसे, एक फूंक मारेगा बस, कहीं और चले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह को हटा देते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। तो पहले हम लोग इक्वेशन समझेंगे। इक्वेशन क्या है, a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। पहले इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, पहले इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। क्या लिखा हूं मैं, a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। अब पहले देखते हैं कि किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन और किसी तरह का डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो मिलकर के एक बन जाता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक टूट के दो या दो से अधिक हो जाता है। लेकिन यहां भी दो, यहां भी दो, दोनों तो बराबर दिख रहा है। तब तो ना ही ये कॉम्बिनेशन है और ना ही ये डिकम्पोजिशन। तब ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है ना। तो ये जो अकेला है ना, अकेला, जनरली अकेला जो है ये एक मेटल है। क्या है, मेटल। और मेटल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, मेटल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। यह है कंपाउंड, यानी बी और सी आपस में मिल गया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। और हमेशा याद रखना कि अगर बी और सी आपस में मिला है यानी ये कंपाउंड बना है, तो एक होगा मेटल, एक होगा नन मेटल। मतलब जनरली एक मेटल नन मेटल के साथ मिलता है। समझ में आया? मेटल को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, नन मेटल को हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर मेटल क्या हो गया, प्लस, यहां नन मेटल क्या हो गया, माइनस। ठीक है। अब देखो, एक मेटल दूसरे मेटल को तो हटा सकता है, एक मेटल दूसरे नन मेटल को नहीं हटा सकता। हमेशा याद रखना, एक मेटल दूसरे मेटल को ही हटा सकता है। ये एलिमेंट था, ये क्या था, एलिमेंट, और ये क्या था, कंपाउंड था। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, ध्यान देना, वो इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है यानी जो मेटल है उसको ही हटाएगा। लेकिन कब हटाएगा, ये तब हटा पाएगा जब इसका ताकत यानी ए का ताकत यानी ए का रिएक्टिविटी
बी से ज्यादा होगा, तब है, ज्यादा है, तभी तो क्या किया, ए क्या किया, बी को हटा दिया और सी के साथ अपना जोड़ा बना लिया और बी को अलग कर दिया। तो इस तरह का जो रिएक्शन दिखता है हम लोगों को, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखता है। ध्यान से समझना हुआ क्या, हुआ ये कि ए नाम का एलिमेंट अलग था, है ना, वो सिंगल था, और बीसी नाम का कंपाउंड यानी एक मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन था, है ना, लाइफ चल रहा था। लेकिन इसको आया गुस्सा, ये चाहता है कि मैं सी के साथ दोस्ती कर लूं, क्या कर लूं, सी के साथ दोस्ती कर लूं। तब इसको क्या करना होगा, ए को क्या करना होगा, बी का रास्ता हटाना होगा, है ना। तो ए क्या किया, बी से लड़ाई किया, और ऑब्वियस सी बात है ए का ताकत बी से क्या था, ज्यादा था, इसलिए वो इतना मारा कि मार खाकर बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, है ना। और ये क्या कर लिया, ए जो है क्योंकि ताकत ज्यादा था इसलिए वो सी के साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, और ए को क्या कर दिया, हटा दिया, सॉरी बी को हटा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ। और इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो जगह था बी का, उसको क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया। पहले ये कंपाउंड था लेकिन अब देखो क्या बन गया, एलिमेंट, और जो एलिमेंट था वो क्या किया, सी के साथ क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। हमेशा ये देखना, मेटल मेटल अपना कंपाउंड नहीं बनाएगा, मेटल नॉन मेटल कंपाउंड बनाएगा। समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान देना। मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर के कंपाउंड बनता है। मेटल को जनरली पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और नॉन मेटल को नेगेटिव साइन से। समझ में आया, इसका कुछ एग्जांपल दूंगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो हमारे पास आयरन है ना, और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, ध्यान देना। तो देखो मेटल यानी Fe क्या है, प्लस कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन ये लोग जो मिल गए ना तो ये लोग क्या बन जाते हैं, नॉन मेटल। समझ में आया, तो फिर से देखते हैं, कालू नाथ का माली आलू को जरा फीका पकाता है, पर में हो जाएगा नहीं, हरी कुर्सी कुर्सी मेज से। बस यहीं तक रखते हैं। देखो अब ध्यान देना, यहां आयरन है, मेटल, ठीक है, आयरन, ठीक है, और एक क्या है, कॉपर, कॉपर भी मेटल। तुम बताओ जी, आयरन और कॉपर में ताकतवर कौन है, आयरन ताकतवर है, यानी इसका ताकत ज्यादा है, किससे, इससे। तो इसका मतलब ये अगर लड़ाई करे तो इसको हटा सकता है, हटा सकता है ना। तो जब रिएक्शन हुआ आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बन गया, बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर निकल गया बाहर। नहीं समझ में आया, आया ना। अगर ये नहीं पता होता तो क्या ये बना पाते, नहीं बना पाते। अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, सपोज दैट, है ना, सपोज दैट ऐसा होता, Cu प्लस FeSO4 प्लस माइनस प्लस, बताओ कि क्या ये इसको हटा पाता, नहीं हटा पाता। तो इसका मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, इसका ताकत ज्यादा है। चींटी बोल रहा है हाथी को कि तू सीट से हट जा, होगा, नहीं होगा। लेकिन हाथी अगर जाए बोलेगा चींटी को कि तू हट जा सीट से, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन कलर, इसमें चेंज इन कलर हुआ। समझ में आया,
चेंज इन कलर दिखा। तो ये क्या आपका एग्जांपल है, किस चीज का है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नहीं समझ में आया, आया ना, लिख लो। हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाईली हाईली reactive element displace less reactive element, मतलब ताकतवर वाला कमजोर वाले को उसके जगह से हटा देता है या हिला देता है। ये फैक्ट भी है, हम लोग जानते भी हैं ये बात। मिटा दूं या चलो एक और देखते हैं कि अगर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता, ठीक है, तब बताओ रिएक्शन होता कि नहीं होता। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता तो रिएक्शन होता कि नहीं होता, होता। क्यों होता, क्योंकि देखो अगर जिंक देखोगे तो जिंक यहां पर आ रहा है ना, और कॉपर यहां आ रहा है, यानी इसका ताकत ज्यादा है, इसका ताकत कम है, यानी ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। समझ में आ गया। तो इस, हाँ नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। इसमें भी क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन, व्हाइट हो गया सर, ब्लू से व्हाइट, ब्लू से व्हाइट हो गया। इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान देना। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलो। जिसको आइडेंटिफाई करने आएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। समझ में आ गया सभी को। चलो अब फोर्थ नंबर का
रिएक्शन देखते हैं। मिटा दूं ना इसको? हो गया? चल, तो देखो, जो फोर्थ तरह का टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं मिटा है। क्यों? क्योंकि बस यहां क्या लग जाएगा? डबल। फोर्थ नंबर ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि डबल डबल बार डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अभी जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्या? अच्छा, पहले लिख देता हूं ना तब बताऊंगा। इसमें क्या होता है? ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। अब देखो कैसे, ये रिएक्शन को ध्यान से समझना। पहला वाला है मेटल, दूसरा वाला है नॉन मेटल। ठीक है, पहला वाला है मेटल, दूसरा वाला है नॉन मेटल। तो ये मेटल अपने ग्रुप से हट करके दूसरे ग्रुप का नॉन मेटल से ज्वाइन हो गया। ठीक है, और ये दूसरे ग्रुप का जो मेटल है वो पहले वाले ग्रुप के नॉन मेटल के साथ क्या हो गया? ज्वाइन हो गया। लेकिन जो हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए उसको ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, बच्चा कंफ्यूज ना हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, सिंगल और डबल, है ना। तो सिंगल वाला क्या होगा, जो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, थर्ड नंबर वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें हाई रिएक्टिव जो होता है वो डिस्प्लेस करता है जो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये किसमें? ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन हमेशा याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस, आयंस मतलब क्लास 9 में पढ़े थे, आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो याद रखना कि अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसमें ये देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, यानी किसका ताकत ज्यादा किसका ताकत कम। जिसका ताकत ज्यादा वो जिसका ताकत कम है उसको उसके जगह से क्या कर देता है, हटा देता है। किसमें? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ताकत नहीं देखा जाता कि अरे इसका ताकत ज्यादा है इससे, ऐसा नहीं देखा जाता। बस देखा जाता है कि पहले कंपाउंड का जो मेटल होगा वो दूसरे वाले कंपाउंड के नन मेटल से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। यानी देखो आयंस आपस में जुट गया। ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि हम क्या बताएं, कंपाउंड कभी मेटल मेटल का नहीं बनेगा। समझ में आया? और यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये मेटल, इसलिए ध्यान देना यहां पर हम बी सी नहीं लिखे, हम लिखे सी बी, क्योंकि मेटल हमेशा आगे रहता है, नॉन मेटल हमेशा पीछे रहता है। इसलिए हम पहले सी लिखे उसके बाद बी लिखे। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे ए डी तो बी सी, नहीं, सी बी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक और भी रीजन दिखा। क्या दिखा? कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी था, मतलब एक एलिमेंट और कंपाउंड। लेकिन इसमें ध्यान देना दोनों का दोनों क्या है, कंपाउंड है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत अंतर है। बच्चा लोग क्या सोचता है कि डिस्प्लेसमेंट है तो हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक बार डिस्प्लेस होगा, एक बार डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो दो बार डिस्प्लेस होगा। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ध्यान देना इसमें डिस्प्लेस होता है ताकत से और इसमें डिस्प्लेस होता है आयन से।
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख रहे हो तो हाई रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नहीं लिखोगे, मार्क्स मिलेगा ही नहीं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हो और एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं लिखे, उसमें आपको हाई रिएक्टिव डिस्प्लेसलेस वो नहीं लिखना है, वहां पर आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस लिखना है। अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं लिखे तो आपका आंसर गलती है। स्टार्टिंग में लिखना है, इसका डेफिनेशन जब लिखोगे ना, देखो ना इसका डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है, देखो इसका डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। रिएक्ट बाय मतलब ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करके टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये लोग रिएक्ट क्या चीज से कर रहे हैं, आयंस से, है ना, अपने एक्सचेंज को, अपने आयंस को एक्सचेंज करके। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में था लेकिन ये लोग खुश नहीं है, तो ये पॉजिटिव दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव से जुड़ गया, है ना, और ये पहले वाले का जो नेगेटिव है वो दूसरे वाले कंपाउंड के पॉजिटिव मतलब मेटल से जुड़ गया। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ आयंस, किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ताकत देखा जाता है कि दोनों में से, यानी इसमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है और इसमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आयंस की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रहा है, डाउट है किसी को, नहीं ना, पक्का। तो ये बात याद रखना। तो क्या क्या हम लोग देखे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक ही लोग डिस्प्लेस करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एक तो ये अंतर हुआ। दूसरा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तीसरी बात क्या देखे हम लोग कि इसमें एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड और एलिमेंट दोनों फॉर्म करता है, लेकिन इसमें क्या है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और दो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। समझ में आया, तीन, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ रही मेरी बात तो देखो इसका एग्जांपल में, ठीक है क्या एग्जांपल, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड देखो एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, सोडियम क्या है, एक मेटल, सल्फेट क्या है, नन मेटल, बेरियम एक है मेटल और क्लोरीन क्या है, नन मेटल। देखो यहां पर बेरियम आया, यहां बेरियम आया ना, लेकिन बेरियम कहां आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आया, लेकिन बेरियम को हम तुम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं लिखवाए। क्यों नहीं लिखवाए तुम लोग को पता है ना, क्योंकि याद करने के लिए वो निनोमिन्स जो था वो बन रहा था, तो हम इसलिए बोले थे यही सब जो है ना एक दो, है ना, उसको हम लोग बीच में इंसर्ट करवा देंगे। समझ में आया, तो अब देखो ये प्लस इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है, अपने ही नेगेटिव नहीं दूसरे वाले नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, क्योंकि यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो कॉमन हो जाएगा, है ना, NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका जो Ba है वो SO4 से मिल जाएगा, BaSO4। समझ में आया, तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव नहीं हुआ। पहली बात कैसे पता चला, क्योंकि यहां भी कंपाउंड था यहां भी कंपाउंड था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक जगह एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है ना, ठीक है, लिख लो, लिख सकते हैं ये, दोनों में लिखो, कॉमन तो हो जाएगा, कट जाएगा, देखो दोनों में आ रहा है 2 2 तो ये कॉमन कट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को, सभी को समझ में आ रहा है ना, पक्का, ठीक है। हाँ
दो कंपाउंड ही बनाता है, लेकिन बना दो ही रहता है, दो ही कंपाउंड रहता है, में भी एक एलिमेंट रहेगा ही रहेगा और एक कंपाउंड रहेगा ही रहेगा। इसमें वही सेम है, ठीक है। दोनों में सिंगल डिस्प्लेसमेंट जितना बनाया गया उतना ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनाया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन में लिखो, डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, लिखो ए रिएक्शन इन विच डबल डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, फिर से बोल रहा हूं, ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट by exchange of ions, by exchange of ions to form two new compound, to form TWO2, फिर से 2 लिखना है, एक 2 लिखना है TO वाला और फिर आगे जाकर फॉर्म के बाद लिखना है TWO वाला। To form 2 new compound is called double displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट का भी लिखवा दे क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी? चलो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी लिखो। द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिखवा रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element is called समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मिटा दो इसको, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ, जैसे ध्यान देना, हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन देखे थे, उसके अंदर 3 तरह का आता था, है ना? 3 तरह का आता था ना, किसमें? डीकंपोजिशन में। उसी तरीके से डबल में भी 2 आता है। अब ये डबल है इसलिए 2 आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये दोनों का दोनों रिएक्शन जो है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो प्रेसिपिटेट तुम लोग पढ़े होंगे, प्रेसिपिटेट है ना, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या बने?
प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी बने। इसका मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो पानी में डिसॉल्व ना हो सके, इनसॉल्युबल, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसको पानी में डिसॉल्व करें और पानी में डिसॉल्व ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट जो होता है वो बिलोंग करता है कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यानी कभी भी प्रेसिपिटेट बनेगा, कभी भी प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसका मतलब यह है कि उसको कौन से रिएक्शन से गुजारा गया है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से गुजारा गया है, तभी जाकर उसका प्रेसिपिटेट बना, है ना। कोई भी चीज का हम लोग प्रेसिपिटेट बनाए हैं तो इसका मतलब उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से गुजारे हैं। जैसे देखो, कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, है ना। देखो यहां पर एक एग्जांपल देख लो कैसे प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट को, जो कि ब्लू कलर का होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या करें? रिएक्ट करें, तो पहली बात कि देखो यहां भी कंपाउंड है प्लस माइनस, है ना, यहां भी कंपाउंड है प्लस माइनस। बात समझ में आ रहा है? जब ये रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये Cu जो है वो इसके साथ मिल गया, यानी क्या बन गया? कॉपर सल्फाइड। समझ में आया? और साथ ही साथ क्या बन गया? ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी ये प्लस ये माइनस, ये जो बना ना कॉपर सल्फाइड, यही था ब्लैक पीपीटी। ब्लैक पीपीटी यानी ये ऐसा मटेरियल बन गया, कॉपर सल्फाइड ऐसा मटेरियल बन गया कि इसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा, सर क्यों कर रहे हैं हम लोग ये रिएक्शन, क्या जरूरत? तो ध्यान देना क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड कौन है? ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसा एसिड है कि हाथ डालोगे तो हाथ वहीं रह जाएगा, इतना खतरनाक है। इसको कहां यूज किया जाता है? बैटरी में, है ना, एल्कलाइन बैटरी में, अलग अलग जगह केमिकल्स में इसको यूज किया जाता है ना। जो डिस्टेंपर बनता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इस एसिड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सोचो ये एसिड कब बना? ये एसिड तो तब बना ना जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। कैसे पता चला? पता चला कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, जब उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किए तो हम लोग को कॉपर सल्फाइड मिल गया। और कॉपर सल्फाइड क्या है? ब्लैक पीपीटी। तो जब ब्लैक पीपीटी मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ में क्या बना? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका पीपीटी बन चुका है ना। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन गए इसके, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसको हम लोग अलग जगह यूज कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग जनरली जो बोल सकते हैं इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जा लेता है। समझ रहा? हाँ बोलो। नहीं, केमिकल इक्वेशन को तो कभी देख के नहीं पता चलेगा। केमिकल इक्वेशन तो ये देखो, ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब तो प्रैक्टिकल किए जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब तो पता चलता है ना। उसके बाद जब उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख के बस पढ़ लेते हैं, तभी तो देखो ना साइंस में क्या होता है, बच्चे लोगों का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, तभी ना दिखाया जाता है कि हर चीज देख के नहीं समझ सकते, इसके लिए करना पड़ता है प्रैक्टिकली। समझ में मेरी बात? तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या किए? रिएक्ट किए, तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब इसको हम लोग अलग यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग अलग यूज कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग यूज करते हैं। अब इसमें पीपीटी बन गया ना, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि ये भी कंपाउंड था, ये भी कंपाउंड था, और ये दोनों मिल करके यानी ये लोग एक्सचेंज ऑफ आयंस कर करके दो नया कंपाउंड बना लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना?
प्रत्याशा और नफीसा, तुम लोग मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हुआ, ब्लैक पीपीटी बन गया। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, देखो ध्यान देना, एग्जाम में कैसे बोलेगा, बोलेगा ना श्याम नाम का पर्सन था, है ना, उसके पास कॉपर सल्फेट था, और कॉपर सल्फेट को जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो उसको ना ब्लैक पीपीटी मिला, और साथ ही साथ किंग ऑफ एसिड मिला। बताओ कि उसको कौन सा कंपाउंड मिला, ये भी बताओ कि वो कौन से रिएक्शन से बिलोंग करता था। क्वेश्चन समझ में आया? तब जो श्याम था उसको क्या मिला, ब्लैक पीपीटी, मतलब कॉपर सल्फाइड मिला, है ना। किंग ऑफ एसिड क्या मिला, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड मिला। किस तरह का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, आप स्लैश करके लिख सकते हो, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। वो तो पीपीटी बना ठीक है, तब तो सब जानता है कि पीपीटी बना तो प्रेसिपिटेशन ही होगा, लेकिन किस टाइप का रिएक्शन है ना। अच्छा, कभी कभी टाइप बोलता है, कभी कभी सब टाइप बोलता है, तो ये सब टाइप है और ये मेन टाइप है। एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसा रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पढ़ा लिखा होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट मार देगा, जो अनपढ़ गवार होगा वो बाकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट को छोड़ करके बाकी तीनों मार देगा। समझ में आई मेरी बात? डाउट है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया ना? ये किसके अंतर्गत आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोल सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, दो, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। अब चलो बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो सेकंड है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। सेकंड है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम लोग कितना समझ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो तुम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तुम लोग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास 7-6 में ही साइंस में दिया जाता था, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान देना। जल्दी लिख लो। लिख लिए? तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर एक एसिड को, अगर किसी एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट बन गया ना, यानी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा सर कि आखिर क्यों ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आया। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं, है ना, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में देखो, एक एसिड लेते हैं हम लोग, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके पेट में है ना, खाना को पचाने में मदद लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में जब हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें देखना बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आएगा, लाइफ प्रोसेसेस। और आई थिंक हमको लगता है कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद मेरा बायो ही रहता है ना। तो ये लाइव प्रोसेस तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, हमको तो कम से कम 15 से लेकर 16 क्लास लग जाता है इसको खत्म करने में। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करेंगे, लेकिन टॉपिक किसी भी तरह का स्किप नहीं होगा। तो एसिड, एसिड जो है वो क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस क्या है, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर ध्यान देना, H क्या होता है, प्लस, Cl मतलब नेगेटिव, यानी क्लोरीन क्या होता है, नन मेटल, है ना। NaOH सोडियम क्या होता है, मेटल, OH मतलब हाइड्रोक्साइड क्या होता है, नन मेटल। अब देखो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल गया तो H कितना H, 2H,
और एक O भी था, वाटर बन गया। अच्छा, ये Na और ये Cl आपस में मिल गया, NaCl, जिसको हम लोग सॉल्ट ही तो बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो न्यूट्रलाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? प्रत्याशा तुमको समझ में आया? प्रत्याशा ठीक है। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दोनों आ गया। इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोले और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोले। क्यों? क्योंकि इसका क्या बन गया, ब्लैक पीपीटी बना गया, इसलिए हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोले इसको। और हम लोग जानते थे कि प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे, तो उसमें ना लास्ट नंबर पे यही लिखे थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कभी भी रिएक्शन होता है ना तो प्रेसिपिटेट भी बनता है, जो कि बन गया, है ना। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना सॉल्ट बनेगा, हमेशा याद रखना सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट की भी अलग फैमिली है ना। ये जो सॉल्ट है ना, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, सोडियम वाले फैमिली से। कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना वो पोटासियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ सॉल्ट जो है ना वो मैग्नीशियम से भी मिलते हैं। इनकी पूरी फैमिली है। ये सोडियम फैमिली का एक बच्चा है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। समझ में आया? तो जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और कभी भी एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बना तो इस तरह का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि इनमें आयंस क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और न्यूट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिला तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। इसलिए ध्यान देना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जब हम लोग के बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाता है ना। जब हम लोग मुर्गा उर्गा या फिर कुछ इस तरह का मटन उटन ज्यादा खा लेते हैं, मसाला वाला चीज ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। तब एसिडिटी बढ़ जाता है तो यानी एसिड बढ़ गया, तो अब उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, उसमें बेस यानी इनो मिला पी लेते हैं, है ना, जिसमें बेस की मात्रा है उसको पी लेते हैं। तब एसिड और बेस आपस में मिल करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है, और हम लोग का जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ? और नहीं, ये वही बनाएगा, सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा हमारे बॉडी में। सॉल्ट यूज हो जाता है और वो पसीने के द्वारा, स्वेट के द्वारा बाहर निकल जाता है, और जो वाटर है वो भी हमारे बॉडी में यूज हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कल के क्लास में दो टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया था मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज की क्लास में हम लोगों ने दो और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल मेरे को ऐसा लगता है कि कल मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं हूं। तो बस एक हमारा बच गया ऑक्सीडेशन, जो एग्जाम में अगर उससे भी देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? अब ये तो नसीब नसीब की बात है कि सेट ए में आ गया डिकम्पोजिशन और सेट बी में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। तो पढ़ना तो सब है, समझना सब है। तो डिकम्पोजिशन के अंदर जो दो आता है, तुम लोगों को समझ में आया? समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? इधर तुम लोग को, नफीसा तुमको समझ में आ गया? ठीक है। प्रत्याशा तुमको समझ में आ गया? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। और अगर छूट गया है ना तो वीडियो देख लेना, समझने की कोशिश करना, और जो भी डाउट होगा ना नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।